नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे दूसरे वीडियो में नेम रिएक्शन सीरीज में। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि हम नेम रिएक्शन के एल्डोल कंडीशंस को ही कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में। तो पिछली वीडियो में हमने देख लिया था सिमेट्रिकल एल्डोल और हमने देखा था कि अगर हम सिमेट्रिकल एल्डोल होता है उसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं। इसमें भी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इस वीडियो के अंत तक जाते जाते आपको जी इनोलेट, ई इनोलेट, सीन एल्डोल, एल्टी एल्डोल इनका एक थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। लेकिन सब कुछ एक ही वीडियो में नहीं आएगा तो मैं उसको थोड़ा कॉम्प्रेंस करके अलग वीडियो में बनाऊंगा। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हमने इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल पे छोड़ा था, जहां तक मुझे याद है। हमने इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल पे छोड़ा था अपना वीडियो, और इसमें भी हम ऐसे ही एक सबस्ट्रेट लेंगे। ये एक डाइकीटोन है, ठीक है। और अगर हमने इसमें बेस ले लिया, अभी हमने एसिड कैटालाइज की बात नहीं करी है, उसमें खाली दो ही एस्पेक्ट है, वो भी हम समझ लेंगे। अगर हमने ऐसा एक डाइकीटोन टाइप का कंपाउंड ले लिया तो हमें पता है कि यार ये एक सिमेट्रिकल कंपाउंड है। देखिए आप, इधर भी CH3, इधर भी CH3, फिर CO, CO, CH2, 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 ठीक है। तो इसके पास जो इनोलाइजेबल साइट्स हैं पहले आपको वो मार्क कर लेनी है, ठीक है। अभी तक मैंने कोई डिस्क्रिमिनेशन बहुत नहीं बताया है काइनेटिक इनोलेट, थर्मोडायनामिक इनोलेट का, पर हाँ इसे हम डिस्कस करेंगे। तो जब भी इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल आए, हमने इस चीज को पिछली वीडियो में छोड़ा था तो इस पर कंटिन्यू कर लेते हैं। इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल जब आएगी, मतलब एक ही मॉलिक्यूल में न्यूक्लियोफिलिक साइड भी हो और इलेक्ट्रोफिलिक साइड भी हो, ठीक है। तो हमें फिर देखना है कि ये रिएक्शन को कैसे आगे करवाना है। तो इन केसेस में मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि जो ड्राइविंग फोर्स होता है वो होता है रिंग की स्टेबिलिटी। जो चीज़ हम देखते हैं इसमें, जो चीज़ हम देखते हैं वो देखते हैं रिंग स्टेबिलिटी, ठीक है, कि कितने मेंबर्ड की रिंग आखिर बनने जा रही है। तो अब मैं मार्क कर देता हूँ, आपके पास 4 टाइप के प्रोटॉन हैं, A, B, C, D, सिमेट्रिकली हैं। तो D और A बराबर हो जाएगा, C और B बराबर हो जाएगा, पर कहाँ से निकलेगा वो देखने वाली बात है। तो अगर मैं B साइड से निकालूं और मैं इस इलेक्ट्रोफाइल वाले कार्बन पर अटैक मरवाऊं तो कितना जाएगा, 1 2 3 4 5 मेंबर की रिंग बनेगी। तो इस पाथवे को मैं कनेक्ट कर देता हूँ, लिख देता हूँ 5M, ठीक है। इसका मतलब 5 मेंबर की रिंग बनेगी। अगर मैं इस वाले से करवाऊं, ठीक है, तो 6 7 मेंबर की रिंग बनेगी। अब सबको पता है कि 5 मेंबर का जो रिंग फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल है एज कम्पेयर टू 7 मेंबर। तो मेरा जो B वाले प्रोटॉन होंगे वो ही एक्ट एज एसिडिक प्रोटॉन काम करेंगे और 5 मेंबर की रिंग ही एक फेवर्ड प्रोडक्ट देगा इस रिएक्शन में। हालांकि सबको बात समझ में नहीं आई होगी, तो हम मैकेनिज्म भी ड्रॉ करते हैं। तो पता था सबको कि क्या होने वाला है। एल्डोल में सबसे पहले बेस आएगा, बेस आकर के सबसे पहले प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ कार्बन आयन जनरेट होगा। कार्बन आयन के जनरेट होते ही कार्बन आयन क्या करेगा, एक जो इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंट है रिएक्शन मीडियम में, जो कि इसी मॉलिक्यूल में है। मतलब इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शंस ज़्यादा फास्ट होती हैं एज कम्पेयर टू इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन, सबको पता है, क्योंकि दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक करना थोड़ा टाइम स्पेंड करने जैसा है, लेकिन खुद ही पर एक साइट हो तो उस पर अटैक करना फेवरेबल है। तो अब आप मार्किंग कर दीजिए 1 2 3 4 5, ठीक है। इसका मतलब आपको जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है वो 5 मेंबर की रिंग में ड्रॉ करना है। अगर आप नंबरिंग करोगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो 1 पर क्या लगा हुआ है, 1 पर एक CO CH3 ग्रुप लगा है, कहीं पर भी 5 और 1 दे दो आप, ठीक है। और 1 पर क्या लगा हुआ है, CO CH3 लगा हुआ है, लगा दो, खत्म हो गई बात। 5 पे क्या लगेगा, एक OH लगेगा। 5 पे क्या लगेगा, एक OH लग जाएगा, क्योंकि वही O माइनस क्या करेगा, O माइनस बेस से प्रोटॉन पकड़ लेगा एक्वस NH से, जो हमारा बेस है, ठीक है। तो OH बन जाएगा वो। फिर 4 पर कुछ नहीं, 4 पर कुछ नहीं, 3 पर कुछ नहीं, 3 पर कुछ नहीं, 2 पर कुछ नहीं, 2 पर कुछ नहीं, ठीक है। और 5 पर एक मिथाइल ग्रुप भी है, ये देखिए, ठीक है। तो 5 पर एक OH और एक मिथाइल, ये आपका एल्डोल प्रोडक्ट हो जाएगा आपके पास। ये अभी फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, ये एल्डोल प्रोडक्ट है। यहाँ पर आपके पास एक और एसिडिक अल्फा H है, मैंने पिछली वीडियो में डिस्क्राइब किया कैसे अल्फा H बताते हैं। तो ये OH, ये H और ये OH भी बाहर निकल जाएंगे। तो आपको कैसा कंपाउंड मिलेगा, आपको कुछ ऐसा कंपाउंड मिलेगा, ठीक है। अल्फा बीटा
अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिलेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिलेगा, ठीक है, कीटोन मिलेगा, इस तरह का साइक्लिक कीटोन मिलेगा। तो ड्राइविंग फोर्स क्या होता है इंट्रामोलिकुलर में, हमेशा याद रखना है, इंट्रामोलिकुलर में एसिडिटी ऑफ प्रोटॉन के ऊपर जो फैक्टर गवर्निंग होता है वो होता है रिंग स्टेबिलिटी। क्या होता है? रिंग स्टेबिलिटी, ठीक है, रिंग स्टेबिलिटी होता है फैक्टर, कि रिंग की जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा मैटर करती है एज कंपेयर टू कि कौन सा प्रोटॉन ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। तो ये एक हमने क्वेश्चन टैकल कर लिया इंट्रामोलिकुलर एल्डिनॉल का, और भी कर सकते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर सकते हैं। मान लीजिए कि हाँ, ये एक थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, मैंने ये कंपाउंड दिया, H लगा देता हूँ, टाइम नहीं, सॉरी थोड़ा छोटा लिखता हूँ मैं, ठीक है, CH3 रहने देता हूँ, ये लिया मैंने कंपाउंड, ठीक है। अब आपके पास कौन कौन सी साइट हो गई जो न्यूक्लियोफिलिक की तरह काम कर सकती हैं? अल्फा H वाली साइट, मतलब ये वाली और ये वाली और ये तीन, ठीक है। तो आप यहाँ से भी प्रोटॉन निकाल सकते हो, यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ से भी, यहाँ से भी। अब आप देखो, अगर यहाँ से कंपाउंड का प्रोटॉन निकला, ठीक है, तो आपको एक ब्रिज्ड कंपाउंड मिलेगा, मतलब उसका ओरिएंटेशन कुछ ऐसा होने वाला है, ऐसा कुछ कंपाउंड बनेगा आपके पास, ठीक है, एक ब्रिज्ड चेन बनेगी। देखो बीच में ब्रिज आया ना, और ब्रिज कंपाउंड नॉर्मल कंपाउंड के मुकाबले क्या होते हैं? लेस स्टेबल होते हैं। तो मॉलिक्यूल्स बहुत चालाक होते हैं, वो कभी ऐसा पाथवे गवर्न नहीं करने देते खुद को, अगर उनके पास अवेलेबिलिटी हो। जब यहाँ 4 पाथवे अवेलेबल हैं तो मॉलिक्यूल कभी ऐसा पाथवे नहीं चूज करेगा जिससे उसका प्रोडक्ट लेस स्टेबल बने, ठीक है। तो इसकी पॉसिबिलिटी रूल आउट हो गई, यहाँ से प्रोटॉन नहीं निकलने वाले। क्यों नहीं निकलने वाले? क्योंकि अगर ये बना तो ये ब्रिज कंपाउंड बनाएगा। यहाँ देख लेते हैं 1 2 3 4, अगर इसने इस पे अटैक मारा तो कितने मेंबर का रिंग बनेगा? 4 मेंबर का रिंग बनेगा। देखो 1 2 3 4, तो ये पाथवे भी थोड़ा लेस फेवरेबल लग रहा है। अगर कोई ऑप्शन नहीं होगा तब तो ये होगा, लेकिन टाइम बीइंग इसको भी अभी आप लीस्ट फेवरेबल ये वाला हो गया, ठीक है, लीस्ट फेवरेबल लिख देता हूँ क्योंकि ब्रिज कंपाउंड दे रहा है, वो उससे थोड़ा कम फेवरेबल है। और देखते हैं और कौन सी साइड थी? ये वाली साइड थी। तो अगर यहाँ से निकालूं 1 2 3 4, बात वही हो गई। फिर 4 मेंबर की साइड बनी, रिंग बनी, इसलिए यहाँ से भी जाना वो थोड़ा लेस प्रेफर करेगा। अब यहाँ से आ जाओ 1 2 3 4 5 6, अगर मैंने यहाँ के प्रोटॉन निकाले, ठीक है, तो 6 मेंबर की रिंग बनेगी और एक बाईसाइक्लिक कंपाउंड बनेगा, ठीक है। ब्रिज कंपाउंड नहीं बनेगा, बाईसाइक्लिक कंपाउंड बनेगा, ठीक है। सबसे पहले तो हमें पता चल गया कि सबसे मोस्ट फेवरेबल पाथवे कौन सा है। सबसे मोस्ट फेवरेबल पाथवे है कि जो बाहर का जो ये हैंगिंग कीटोन है ना, उसके CH3 का प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट किया जाए, ठीक है। तो ये ज्यादा फेवरेबल पाथवे है और ये यहाँ CH2 जनरेट करेगा। जैसे इसने यहाँ CH2 जनरेट किया, मतलब इनोलेट जनरेट किया, अब उसने ढूंढा कि सबसे पास में कौन सी साइट है जहां पर वो अटैक कर सकता है, तो उसको ये कीटोन मिला और उसने इस पर अटैक कर दिया, ठीक है। तो एज इट इज सेम रहेगा सब कुछ, बस एक 6 मेंबर की बाईसाइक्लिक रिंग आपको बना देनी है, ठीक है। इस कार्बन के यहाँ अटैक करते ही ये कीटो ग्रुप किधर आ जाएगा? ये तो यहीं पे रहेगा ना। नंबरिंग हमेशा करो 1 2 3 4 5 6, तो 6 पर OH था, 6 पर OH बनेगा, बना दिया। उसके जस्ट बगल में 1 था, CH2 बन गया। 2 पर C डबल बॉन्ड O बन गया, ठीक है, बन गया। यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है, ठीक है। इसका एलिमिनेशन अगर हुआ बेसिक कंडीशन में, ठीक है, इसका एलिमिनेशन अगर हुआ तो पहले आप मुझे बताओ क्या इसका एलिमिनेशन होगा या इसका एलिमिनेशन होगा। अब यहाँ आपके पास 2 पाथवे आ गए, ठीक है। तो इन केसेस में क्या होगा कि इस वाले प्रोटॉन में लेस एसिडिटी है, इस वाले में ज्यादा है, क्योंकि ये कार्बन के बगल में है ना, और वो निकलता तो बीटा गामा बनता, इसलिए वो नहीं बनेगा। किधर बनेगा? इधर ही बनेगा, ठीक है। लोग बोलेंगे सर वो मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा तो वहां से जाएगा, जी नहीं, जो एसिडिक प्रोटॉन है पहले वो निकलेगा। E2 एलिमिनेशन थोड़ा लेस फेवर हो जाएगा एज कम्पेयर टू E1CB एलिमिनेशन। ये दोनों जो निकलेंगे वो E1CB से निकलेंगे बेस में, और वो जो निकलेगा वो एंटी एलिमिनेशन E2 से निकलेगा, ठीक है। तो वो वाला प्रोटॉन बचा रह जाएगा और ये वाला निकल जाएगा। तो आपके पास ऐसा एक कीटोन मिल जाएगा, साइक्लिक कीटोन आपको मिल जाएगा,
ठीक है। तो इससे मैंने क्या प्रूफ किया इस एग्जांपल से कि आप एसिडिटी ऑफ प्रोटॉन बाद में देखना, पहले देखना कि फेवरेबल जो रिंग फॉर्मेशन है वो कितने का है, ठीक है। तो ये हो गई मेरी इंट्रामोलिकुलर एल्डोल में मैंने आज 2 एग्जांपल आपको करा दिए। अब इनोलेट केमिस्ट्री में जो अभी तक हम इनोलेट मतलब क्या कि कार्बोनिल कंपाउंड में बेस डालो, 2 कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई कभी ये वाला प्रोटॉन ऑब्स्ट्रैक्ट करता है, कभी वो वाला करता है, हमें समझ नहीं आता कि कौन सा कब करता है। टीडी मतलब थर्मोडायनेमिक, ठीक है, काइनेटिक कंडीशंस, थर्मोडायनेमिक कंडीशंस। तो ये केसेस तब जनरेट होते हैं जब आपके पास मोर देन 1 साइट हो डीप्रोटोनेशन के लिए, जैसे कि इस मॉलिक्यूल में देखो 2 साइट हैं और दोनों अनसिमेट्रिकल हैं, ठीक है। ये मिथाइल प्रोटॉन, ये मिथिलीन प्रोटॉन, ठीक है। तो अब हमारा बेस जो है ना, बेस, ठीक है, बेस दोनों प्रोटॉन को पकड़ सकता है, इसको भी पकड़ सकता है, इसको पकड़ सकता है। तो कौन सी कंडीशंस होंगी कि बेस इसको पकड़े और कौन सी कंडीशंस होंगी कि बेस इसको पकड़े, ये बहुत जरूरी बात है। और कौन से काइनेटिक इनोलेट होंगे, कौन से थर्मोडायनेमिक इनोलेट होंगे, ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए, ठीक है, ठीक है। इधर 2 हाइड्रोजन बना देता हूँ। तो काइनेटिक मतलब क्या है? काइनेटिक मतलब फास्ट। काइनेटिक मतलब क्या होता है? काइनेटिक्स जब आप समझते हो तो काइनेटिक्स होता है फास्ट या स्लो। तो ये जो पूरी प्रोसेस है ना, काइनेटिक डीप्रोटोनेशन, ये फास्ट वर्क है, थोड़ा जल्दी का काम, जल्दी की प्रोसेस है। टीडी मतलब क्या? थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स मतलब क्या? ये फैक्टर कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी से आता है। किससे आता है? स्टेबिलिटी से, मतलब मोर स्टेबल। अब वो बाद में बन रहा है, पहले बन रहा है, उससे हमें नहीं फर्क पड़ता, लेकिन वो ज्यादा स्टेबल बनेगा, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स किससे रिलेट करती है? स्टेबिलिटी से। और काइनेटिक्स किससे रिजेंबल करता है? प्रोसेस कितनी जल्दी है, फास्ट प्रोसेस पे, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा आपको हिंट मिला होगा। वो प्रोटॉन जो जल्दी निकल जाए, जो आसानी से निकल जाए, वो प्रोटॉन होंगे काइनेटिक डीप्रोटोनेशन वाले। मतलब अब देखो, यहाँ प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करने आया, उसके पास यहाँ 3 चांस थे प्रोटॉन को पकड़ने के, 1 2 3, ठीक है। और कोई बड़ा ग्रुप उसके पास नहीं था। यहाँ पर मान लीजिए एक बार इसके पास आया, मतलब एक बड़ा ग्रुप उसे ऑलरेडी मिल गया, मिथाइल ग्रुप, ठीक है। मतलब उसका 1 चांस कम हुआ ना प्रोटॉन पकड़ने का। तो यहाँ प्रोसेस स्लो हो गई और यहाँ प्रोसेस फास्ट हो गई। जैसे आपको 3 बच्चों को छूना है रेस में और एक में आपको 2 बच्चों को छूना है, ठीक है। तो 3 बच्चे मतलब प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि फटाक से आप वहां पर छू लो, ठीक है। तो जब भी जिधर प्रोटॉन ज्यादा हो उधर से डीप्रोटोनेशन होगा तो उसको हम बोलेंगे काइनेटिक इनोलाइजेशन, ठीक है। क्या होगा? काइनेटिक इनोलाइजेशन, ठीक है। तो ये कौन सी साइट हो गई इसकी? ये हो गई इसकी काइनेटिक साइट, फास्ट बेस आएगा जल्दी से पकड़ लेगा। तो ये कौन सी साइट हो गई इसकी? ये हो गई इसकी थर्मोडायनेमिक साइट, ठीक है। ये समझना मेरी बात। तो जब भी बेस आए और बेस यहाँ से प्रोटॉन पकड़े तो उसको हम बोलेंगे काइनेटिक डीप्रोटोनेशन, और अगर बेस आए और यहाँ से पकड़े तो उसको बोलेंगे थर्मोडायनेमिक इनोलाइजेशन। ये 2 चीज समझना है सबसे पहले तो ये, ठीक है। तो हमें अपना पहला पॉइंट मिल गया। हमें अपना पहला पॉइंट क्या मिला काइनेटिक इनोलाइजेशन में? हमें पहला पॉइंट मिला कि ये फास्ट प्रोसेस है, ये प्रोसेस जल्दी होगी, ठीक है। और ये टीडी में हमें क्या मिला? फास्ट होगी, स्लो होगी, हमें नहीं पता, पर ये मोर स्टेबल इनोलेट बनाएगी। क्या बनाएगी? मोर स्टेबल इनोलेट। तो जाहिर सी बात है ये क्या बनाएगा? जाहिर सी बात है लेस स्टेबल इनोलेट बनाएगा, ठीक है, ठीक है, समझो। ये थर्मोडायनेमिक, अच्छा काइनेटिक फास्ट, आप डिस्क्रिमिनेट कैसे करोगे? मेरी बात समझो। अगर आपके पास दोनों साइड, क्योंकि प्रोटॉन बहुत छोटा होता है, ठीक है, तो आप उसको पकड़ने में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। इसका साइज इतना छोटा है कि जो भी पकड़ने आएगा उसके लिए दोनों बराबर ही है। तो जो पकड़ने आ रहा है उसको डिस्क्रिमिनेटिव होना चाहिए, ठीक है। मतलब जो बेस मेरा प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करने आ रहा है उसको डिस्क्रिमिनेटिव होना चाहिए। और डिस्क्रिमिनेशन मतलब बल्कि होना चाहिए। मतलब जो हमारा बल्कि बेस होगा, जो हमारा बल्कि बेस होगा वो प्रेफर नहीं करेगा यहाँ जाना, क्योंकि ऑलरेडी एक यहाँ पर ग्रुप लगा हुआ है,
ठीक है। इस केस में मैंने मिथाइल दिया हुआ है, कई केसों में आइसोप्रोपाइल होगा, कई केसों में टर्सरी ब्यूटाइल होगा, तो वह यहाँ आना पसंद नहीं करेगा, हिंड्रेंस हो जाएगा ना, वो जाएगा वहां जहाँ थोड़ा कम उसको झंझट लगे, ठीक है। तो बल्कि बेस क्या प्रेफर करेंगे, काइनेटिक इनोलाइजेशन, इधर से हाइड्रोजन पकड़ेंगे। लेकिन जो हमारे एक्वस बेस हो गए या नॉर्मल बेस हो गए, ठीक है, एक्वस NaOH या KOH K2CO3, ये सब बेस की तरह काम करते हैं। तो ये सब जो नॉन बल्कि बेस हो गए वो क्या करेंगे, थर्मोडायनेमिक इनोलाइजेशन कराएंगे, नॉन बल्कि बेस, ठीक है, नॉन बल्कि बेस, बल्कि लिखा है ये स्पेलिंग थोड़ा गंदी हो गई, नॉन बल्कि बेस ये थर्मोडायनेमिक इनोलाइजेशन कराएंगे, ठीक है। फास्ट प्रोसेस, मोर स्टेबल इनोलेट, लेस स्टेबल इनोलेट, एक्वस NaOH KOH K2CO3, नॉन बल्कि बेस, इसमें बल्कि बेस जैसे LDA। LDA क्या होता है, लिथियम डाई आइसोप्रोपिल अमाइड, ठीक है, मतलब एक N उस पर 2 आइसोप्रोपिल ग्रुप और ये N माइनस रहता है और इस पर Li प्लस रहता है। LDA बनता कैसा है, डाई आइसोप्रोपिलामीन डाइपिया ले लो और NBOLI ले लो, -78 में जुलाबों घुमा दो थोड़ी देर, बन जाएगा LDA, ठीक है। LITMP, बहुत सारे बेस होते हैं, ठीक है। अभी हम इस पे विस्तृत बात करेंगे आराम से। तो बल्कि बेस और जो है कि ये उन कंडीशंस में फेवर होता है जहां इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश ना हो, मतलब इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई ना, तो एक बार उसने इसको लिया, ठीक है, लेकिन इतना इक्विलिब्रियम था कंडीशन में कि उसने इसको वापस दे दिया और फिर इसको पकड़ लिया, समझो मेरी बात। तो इक्विलिब्रियम नहीं चाहिए, इक्विलिब्रियम नहीं चाहिए मतलब आपको टेम्परेचर बहुत लो रखना पड़ेगा, नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। इक्विलिब्रियम दिया तो फिर वो इक्विलिब्रेट हो गया, पहले मोर बल्कि लिया फिर वापस कर दिया फिर लेस बल्कि लिया, वो सब नहीं करना। नॉन इक्विलिब्रियम मतलब आप रिएक्शन जो है थोड़ा ऐसी कंडीशंस में लगाओ -78 में कि आपका इक्विलिब्रियम मेंटेन ना होने पाए। तो इसमें क्या चाहिए, जाहिर सी बात है इसका एंटी चाहिए, इक्विलिब्रियम कंडीशन चाहिए। अगर बेस भूले चूके पहले लेस हिंड्रेड पकड़ भी ले तो भी वो वापस कर दे और फिर मोर हिंड्रेड को पकड़ के मोर स्टेबल बनाए, समझो मेरी बात। तो इसमें क्या चाहिए, इक्विलिब्रियम कंडीशन चाहिए, ठीक है। तो समझ गए सब लोग, ठीक है। काइनेटिक प्रोसेस क्या है मैंने लिख दिए, थर्मोडायनेमिक क्या है लिख दिए। अभी कुछ एग्जांपल करेंगे, 7-8 कार्बनिक कंपाउंड लेकर के देखेंगे कौन सी काइनेटिक साइट है, कौन सी जो है नॉन काइनेटिक साइट है, थर्मोडायनेमिक साइट है, तो उससे हमें थोड़ा और अंदाजा लगेगा। और बेस पर ये इनोलाइजेशन बहुत डिपेंड करता है, कौन सा इनोलेट बनेगा किस पे डिपेंड करता है, बेस पे। और अदर कंडीशन तो खैर लेस फेवरेबल मतलब लेस वो होती हैं, लेकिन बेस देख के आप पहचान सकते हो कि कौन सा आपका इनोलेट बनने वाला है। और इनॉल के केस में क्या होगा, इसको मिटा रहा हूं, इनॉल के केस में क्या होगा कि आपके पास कभी भी थर्मोडायनेमिक इनॉल और काइनेटिक इनॉल जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा। रीजन ऐसा क्यों है, रीजन ऐसा इसलिए है क्योंकि एक बार आपने एसिड डाला, एक बार आपने क्या किया, अगर एसिड डाला तो थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट ही बनना है। क्यों, क्योंकि जो आपका रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, बहुत डिटेल की बात हो जाएगी, वो हर बार जो लुईस एसिड है ना वो इतना छोटा है, आपका H+ इतना छोटा है कि आप डिस्क्रिमिनेट कर ही नहीं पाओगे दो साइड्स में। तो आपको हर बार थर्मोडायनेमिक इनॉल ही बनाना है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई बेस तो आ नहीं रहा है बाद में डिप्रोटोनेट करने, उसका काउंटर आयन ही आएगा। अगर HCl लोगे तो Cl माइनस आएगा, H2SO4 लोगे तो HSO4 माइनस आएगा, फॉस्फोरिक एसिड लोगे तो PO43 माइनस आएगा। तो इतना नहीं होता कि वो डिस्क्रिमिनेट कर दे, इसलिए एसिडिक कंडीशंस में हमेशा थर्मोडायनेमिक इनॉल ही बनेगा। काइनेटिक इनॉल जैसा इसमें कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है, काइनेटिक इनॉल बनेगा कभी ऐसा होता ही नहीं था। थर्मोडायनेमिक मतलब मोर स्टेबल इनॉल, ठीक है। तो ये हमेशा आप याद रखना, अगर एसिडिक कंडीशन दी हो तो मोर स्टेबल बनाना, बेसिक कंडीशन दी तो चेक करना टेम्परेचर कितना है और बेस कौन सा यूज किया है, इनोलाइजेबल है कि नहीं है, ये सब चीजें। तो चलिए एक एक एग्जांपल करते हैं, पता चल जाएगा। अभी सबसे पहले ये वाला, ठीक है, अगर मैंने लिख दिया LDA -78 और THF सॉल्वेंट है ना, जुलाब में लगाते THF सॉल्वेंट, इन केसेस में THF वगैरह सॉल्वेंट रहता है। एक एरो के ऊपर क्या लिखा है, नीचे क्या लिखा है, सब आप बहुत अच्छे से देखा करिए। एक सिंथेटिक केमिस्ट होने के नाते आपकी जिम्मेदारी है कि आप चीजों को समझें और सीखें कि इसके साथ यही यूज क्यों हुआ। तो LDA लिया, -78 लिया, बल्कि बेस है तो इधर आएगा कि उधर आएगा, तो उधर एक बड़ा ग्रुप है तो इधर जाएगा। तो सिंपल सा एक इनोलेट इसमें
बन जाएगा। मैं हाइड्रोजन पकड़ के इतना नहीं दिखा रहा हूँ, पर आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। अगर मैंने यहीं पर एक्वस NaOH ले लिया, RT पे रिएक्शन लगा दी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये देखो ये बन गया। देखो एक तरीके से ये अल्कीन टाइप का ही तो दिख रहा है, देखो अल्कीन ही तो दिख रहा है ये, इस पार्ट को अगर देखो तो ये अल्कीन ही तो है, ठीक है। इसके पास, इस अल्कीन के पास कितने अल्फा एच है, 3 यहाँ और 3 यहाँ, मतलब अल्फा एच इक्वल टू 6, ठीक है। और अल्कीन के हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर डिपेंड करते हैं उसके अल्फा एच पर। ज्यादा अल्फा एच मतलब ज्यादा स्टेबिलिटी, मतलब ये वाला ज्यादा स्टेबल बनेगा, ये हो गया मेरा मोर स्टेबल, ठीक है। फिर ये वाला क्या हो गया, इसमें एक भी अल्फा एच नहीं, अल्फा एच इक्वल टू 0, तो ये हो गया मेरा लेस स्टेबल इनोलेट, मतलब काइनेटिक इनोलेट, ठीक है। ऐसे समझना चीजों को, ठीक है। दूसरे क्वेश्चंस भी लो, अपने हिसाब से ग्रुप्स लगाओ, चेक करो उनको बल्कि हैं कि नहीं है, कैसे हैं, ठीक है। और ये तब होगा, स्विच तब आपके पास आता है ना काइनेटिक थर्मोडायनेमिक का, जब दोनों पाथवे नियर अराउंड कंपेरेबल, ठीक है। लेकिन अगर आपको काइनेटिक पाथ, थर्मोडायनेमिक पाथवे ब्रिज कंपाउंड दे रहा है, लेकिन काइनेटिक पाथवे आपको क्या कर रहा है, बाइसाइक्लिक कंपाउंड दे रहा है, तो जाहिर सी बात है काइनेटिक ही फेवर होगा, चाहे एक्वस बेस लो चाहे एलडीए लो, ठीक है। तो ये चीजें हमेशा माइंड में रखना कि रिएक्शन पाथवे बहुत ज्यादा होते हैं तभी कॉम्प्लिकेशन होती है, लेकिन रिएक्शन पाथवे की एनर्जी डिफरेंस क्या है उस पर भी रिएक्शन का आउटकम डिपेंड करता है, ठीक है। अब जैसे मैंने ये एक कंपाउंड लिया, अब बहुत लोग इसमें बोलेंगे सर ये क्या है, दोनों तरफ से सेम पड़ जाएगा, ये है वो है, ठीक है। एक तरफ मैंने लिखा TD मतलब एक्वस NaOH, एक तरफ मैंने लिखा काइनेटिक, ठीक है। अब आप कहोगे सर इसके पास दो साइट है जहां पर डिप्रोटोनेशन हो सकता है, एक ये वाला एक ये वाला, मैं कहूंगा दोनों तरफ से निकालो, ठीक है। अब दोनों तरफ से निकालो, अभी मैं TD काइनेटिक नहीं लिखता हूँ, पहले इधर से निकालते हैं, A वाले निकालते हैं, फिर B वाले निकालेंगे, ठीक है। तो A वाले जब निकाले तो कुछ ऐसा बना, समझो मैं क्या समझाना चाह रहा था, ठीक है। A वाला निकाला तो कुछ ऐसा बना, अभी पता नहीं कौन सा थर्मोडायनेमिक है कौन सा काइनेटिक है। B वाला निकाला तो कुछ ऐसा बना, ठीक है। B वाला निकाला तो कुछ ऐसा बना, ठीक है। तो अब आप कहोगे कि सर अल्फा एच कितने हैं इसके पास, 2 4, अल्फा एच इक्वल टू कितने हो गए, 4 हो गए ना, और इसके पास यहाँ 1 और यहाँ 3, अल्फा एच इक्वल टू कितने हो गए, 3, ठीक है। तो बहुत लोग क्या बोलेंगे कि सर वो वाले से जो है क्या बनाएंगे, काइनेटिक बना देंगे, और ये वाले से क्या बना देंगे, थर्मोडायनेमिक बना देंगे। ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ये काइनेटिक बनेगा, ठीक है। जब इसको चेयर फॉर्म में लिखोगे और ये थर्मोडायनेमिक बनेगा, हालांकि इसके पास अल्फा एच 3 है। ऐसा क्यों हुआ देखना, अभी ज्यादा इजीली एक्सेसिबल कौन है, ये वाले, क्यों, क्योंकि ये अवे फ्रॉम ब्रिज है, ये ब्रिज से एक कार्बन दूर है ना, अवे फ्रॉम ब्रिज, तो ये ज्यादा इजीली एक्सेसिबल है। तो आपको पता चल गया ना कि अल्फा एच देख के सीधे कमेंट नहीं करना है कि अरे इसके अल्फा एच 4 है तो यही थर्मो है, ऐसा नहीं है। अवे फ्रॉम ब्रिज है, इजीली एक्सेसिबल है, तो प्रोटॉन पहले ये वाले निकलेंगे, और वो देखो क्लोज टू ब्रिज है, और जैसे ही क्लोज टू ब्रिज हुए हिंडर्ड हो गए ना भैया, हिंडर्ड हो गए मतलब थर्मोडायनेमिक हो गए, ठीक है। मोर स्टेबल बना देंगे, ठीक है, लेकिन बाद में निकलेंगे, वो आसानी से निकलने वाले ये हैं। तो केवल ये परिभाषा नहीं होती है कि अल्फा एच जिसके ज्यादा वही थर्मोडायनेमिक, जिसके कम, देखो रिवर्स एग्जांपल आपको मिल गया, ठीक है। तो ऐसे भी समझना है कि कौन से इजीली एक्सेसिबल काइनेटिक, लेस इजीली एक्सेसिबल थर्मोडायनेमिक, ठीक है। तो ये चीजें हमेशा याद रखनी है, और इसका चेयर फॉर्म बना के हम लोग लिखेंगे अभी आगे वाली क्लासों में, तो हमें और पता चल जाएगा। तो मुझे लगता है कि आज की क्लास में इतना बहुत है कि हमें थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक का वो पता चल गया। अगली वीडियो में मैं थोड़ा कायरल, जी इनोलेट बता देता हूँ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ ना। मान लीजिए यहाँ मिथाइल ग्रुप था इनोलेट जनरेट कराने के बाद, अब मान लीजिए यहाँ भी मिथाइल ग्रुप था, मान लेते हैं टाइम में, ठीक है। तो यहाँ जाहिर सी बात है हाइड्रोजन आएगा, तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा 1, इसकी प्रायोरिटी 2, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा 1 एटॉमिक नंबर, इसकी प्रायोरिटी 2, 1 और 1 एक साइड मतलब E, ठीक है। इनोलेट बनाया था आपने, ऐसा बनाता हूँ ना हर बार, सॉरी जी, 1 और 1 एक साइड है ना, तो जी
सी इनोलेट बन गया। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई जरूरी थोड़ी है कि CH3 उधर ही जाए, इधर भी तो आ सकता है। जहां डबल बॉन्ड प्रेजेंट है वहां पर स्टीरियो आइसोमेरिज्म मतलब कि ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म का पूरा पूरा चांस है। 1 1 लो ई। तो ये कैसे आप डिफाइन करोगे कि कब जो है कि आपको CH3 को उधर घुमाना है, कब आपको CH3 को इधर दिखाना है। तो ये सब हम पढ़ेंगे स्टीरियो सिलेक्टिव एल्डोल में, ठीक है। ईस्टर एल्डोल भी आती है इसमें, स्टीरियो सिलेक्टिव एल्डोल में पढ़ेंगे। अगली वीडियो में लेके आता हूँ जी इनोलेट, ई इनोलेट, सिन एल्डोल, एंटी एल्डोल, ये सब हम अगले वाले में पढ़ेंगे। टाइमिंग अभी आप काइनेटिक और थर्मोडायनेमिक पढ़िए, थोड़ा बहुत इंट्रामोलेकुलर पे लगाइए वीडियो। कोई दिक्कत हो तो आप क्वेश्चन करिए, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।